नमस्कार, मैं हूं प्रदीप विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं आज का मुद्दा। आज के मुद्दे में हम बात करेंगे कोरोना वैक्सीन बिना ठीक होगा जी हाँ, बिना वैक्सीन ठीक होगा कोरोना, ये दावा किया है चाइना ने। लेकिन इससे पहले हम कुछ और आपको डराने वाली खबरें बता देते हैं, चेतावनी देने वाली खबरें बता देते हैं। वाशिंगटन का जो हेडक्वार्टर है, उस पेंटागन का जो हेडक्वार्टर है, वहां पर एक मेमो लीक हो गया है। ये रक्षा मंत्रालय का हेडक्वार्टर है, ये अंदाजा लगा लीजिए। और वहां से जो मेमो लीक हुआ है उसमें ये दावा किया गया है कि वैक्सीन आ नहीं सकती, अगले साल जून जुलाई से पहले वैक्सीन आना संभव नहीं है। दुनिया के तमाम देश, 180 देश लगातार वैक्सीन बनाने का प्रयास कर रहे हैं और कई देश तो इसमें सफलता के दावे और वादे भी कर रहे हैं। लेकिन इस बीच कई ऐसी खबरें आ रही हैं जिन्होंने वैक्सीन पर सवाल खड़े कर दिया है। मसलन WHO के सीएमओ ने कह दिया है कि वैक्सीन तो संभव ही नहीं है, वैक्सीन तो आ ही नहीं पाएगी। तो वहीं एक और उनके डायरेक्टर ने कहा कि वैक्सीन नामुमकिन है। शब्द पर ध्यान दीजिएगा, वैक्सीन नामुमकिन है, यहां तक का दावा कर दिया। और इन सब के बीच एक और बुरी खबर ये थी कि जो हमने पहले भी आपको बताई थी कि ऑक्सफोर्ड में जो ट्रायल चल रहा था, मानव पर ट्रायल चल रहा था, वो फेल हो चुका है। यानी कि वैक्सीन बनाने का जो सबसे बढ़िया प्रयास था वो विफल साबित हो चुका है। और इसके अलावा जो दूसरी कंपनियां वैक्सीन बना रही हैं उनके लिए अलग अलग दावे और वादे पेश किए जा रहे हैं। लेकिन WHO ने जो कहा है वो बहुत ही सोचनीय और चिंतनीय है। ये तो ठीक कुछ खराब खबरें, मतलब जो आपको हताश कर सकती हैं, निराश कर सकती हैं, परेशान कर सकती हैं। लेकिन इन सब के बाद कुछ बहुत अच्छी खबरें भी हैं। बहुत अच्छी खबरें ये हैं कि अभी भी अमेरिका में ये दावा किया जा रहा है कि वहाँ पर वैक्सीन बन गई है, करीब करीब बन करके तैयार हो गई है। उसका जो ह्यूमन ट्रायल होने जा रहा था वो ह्यूमन ट्रायल भी चल रहा है और जिन पर ह्यूमन ट्रायल किया गया था वो स्वस्थ भी हो रहे हैं। तो कई जगह से, कई राज्यों देशों से वैक्सीन बनाने की चर्चा भी आ रही है। और अब अगर बात अपने देश की करें तो हमारे देश में भी कई कंपनियां ये दावा कर रही हैं कि हम लोग वैक्सीन बनाने के साथ साथ में दवा बनाने के काफ़ी करीब हैं। जो पुणे का इंस्टीट्यूट है SSI, वहाँ भी दावा ये किया जा रहा है कि हम जल्द ही इसकी दवा बना लेंगे। लेकिन पूरे परिदृश्य को नज़र देखें, पूरे विश्व पर नज़र डालें तो यही कहा जा रहा है, जो वाशिंगटन के पेंटागन से ये जो मेमो लीक हुआ है उसके अनुसार अगले साल जून जुलाई तक ये यूं ही जारी रहेगा और कई बार ये अपना फन उठाएगा। ठंडक में काफ़ी ज़्यादा फन उठाएगा, फिर अगले बरसात में उठाएगा। यानी कि लगातार जो हम चर्चा कर रहे थे, बता रहे थे आपको कि ये सर्ज करता रहेगा, ऊपर नीचे जाता रहेगा और आता रहेगा। ये प्रक्रिया लगातार चलती रहेगी। लेकिन अब इन सबसे ऊपर जो सबसे बढ़िया खबर है जिसके लिए हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं और जो आपको इस हताशा और निराशा से बाहर निकाल देगी, चाइना ने दावा किया है कि वैक्सीन तो छोड़िए जनाब, हमने दवा ईजाद कर ली है और दवा का जो परीक्षण किया है वो सफल हो चुका है। और चूंकि चाइना में अब वहाँ पेशेंट रहे नहीं ज़्यादा, इसलिए ऑस्ट्रेलिया में इसका परीक्षण किया जा रहा है और वहाँ पर जानवरों पर परीक्षण इसका हो चुका है। इसमें किया ये जा रहा है, दो तरीके से ये दवा काम करती है। एक, ये संक्रमण को कम करती है और दूसरा आपकी इम्यूनिटी को बढ़ा देती है। क्योंकि अब तक जितना भी काम हो रहा है वो इम्यूनिटी को लेकर के हो रहा है कि अगर इम्यूनिटी आपकी अच्छी रहेगी तो ये वायरस उससे लड़ नहीं पाएगा। अब इस दावे में और वादे में कितना सच है और बाकी दावे और वादों में कितना, पेंटागन का जो मेमो लीक हुआ उसमें कितना सच है, इन सब पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ में खास मेहमानों का पैनल है, हम उनसे आपका परिचय कराएंगे। लेकिन उससे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखा देते हैं कि दरअसल इसमें कहा क्या क्या गया है। ये रिपोर्ट देखिए और समझिए। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस से निपटने के लिए लगाया गया लॉकडाउन जारी है।
लॉकडाउन 4 का आज तीसरा दिन रहा। छूट के साथ लॉकडाउन 4 में लोग सड़कों पर भी निकले। लॉकडाउन के बीच कोरोना मरीजों की संख्या देश में लगातार बढ़ रही है, तो कोरोना के बीच वैक्सीन को लेकर अब चीन ने नया दावा किया है। दावे में कितना दम है ये कहना तो मुश्किल है, लेकिन अगर दावे को माने तो कोरोना को खात्मा करने के लिए वैक्सीन की जरूरत नहीं होगी। कोरोना वायरस की वैक्सीन की खोज के बीच चीन के वैज्ञानिकों ने एक नया दावा किया है। वैज्ञानिकों का कहना है कि चीन के लैब में ऐसी दवा बनाई जा रही है जो कोरोना को रोकने में कारगर साबित होगी। इस दवा का परीक्षण चीन के प्रतिष्ठित पेकिंग विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों द्वारा किया भी जा रहा है। शोधकर्ताओं का कहना है कि यह दवा न सिर्फ संक्रमित मरीजों को जल्द ठीक कर सकती है, बल्कि वायरस से लड़ने के लिए शॉर्ट टर्म इम्यूनिटी भी विकसित कर सकती है। यूनिवर्सिटी एडवांस्ड इनोवेशन सेंटर फॉर जीनोमिक्स के निदेशक सुनीनी झी ने अंतर्राष्ट्रीय न्यूज एजेंसी AFP को बताया कि यह दवा पशुओं पर परीक्षण में सफल रही है। झी ने कहा कि जब हमने संक्रमित चूहों में न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी इंजेक्ट किया तो 5 दिनों के बाद वायरल लोड 2500 गुना तेजी से कम हो गया। इसका मतलब है कि इस संभावित दवा में इलाज करने की पूरी क्षमता है। झी के टीम ने बीमारी से ठीक हो चुके 60 मरीजों के खून में न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी अलग किया। ये दवा न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी का इस्तेमाल कर संक्रमण को खत्म करती है। कोशिकाओं को वायरस के संक्रमण से बचाने के लिए इम्यून सिस्टम न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी का उत्पादन करता है। साइंटिफिक जर्नल सेल में प्रकाशित शोध के मुताबिक एंटीबॉडी के इस्तेमाल से मरीजों का बेहतर इलाज होता है और वो कम समय में ठीक हो जाते हैं। जी ने कहा कि उनकी टीम एंटीबॉडी के लिए दिन रात काम कर रही थी। उम्मीद जताई जा रही कि यह दवा इस साल के अंत तक ठंड में वायरस के दोबारा होने वाले संभावित प्रकोप से पहले आम लोगों के इस्तेमाल के लिए तैयार हो जाएगी। दवा का क्लिनिकल ट्रायल कराने की योजना चल रही है और चीन में कोरोना के घटते मामलों की वजह से ये ट्रायल ऑस्ट्रेलिया और अन्य देशों में किया जाएगा। बता दें कि चीन में पहले ही कोरोना वायरस वैक्सीन के 5 मानव परीक्षण हो चुके हैं। ऐसे में चीन का नया दावा कितना सच है ये कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन अगर बिना वैक्सीन सिर्फ दवा के जरिए मरीज ठीक होंगे तो ये पूरी दुनिया के लिए किसी बड़ी राहत से कम नहीं है। स्पेशल डेस्क के न्यूज। जी हाँ, एक और जहां पूरे विश्व में वैक्सीन बनाने को लेकर के पूरा विश्व वैज्ञानिक जुड़े हुए हैं, तो वहीं दवा पर भी काम हो रहा है। भारत में भी दवा बनाने को लेकर के काम हो रहा है और चाइना ने अब दावा कर दिया। लेकिन सवाल ये कि चाइना पर कितना विश्वास किया जाए, क्योंकि जिस तरह से उसको और लेकर के अमेरिका में रार मची हुई है और पूरे विश्व के 80 देशों 60 देशों ने उसके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, तो उस पर विश्वास करना इतना आसान नहीं होगा। हालांकि वो दावा कर रहा है कि ठंड से पहले ये मेडिसिन मार्केट में आ जाएगी और आम लोगों तक पहुंच जाएगी, यानी कि ठंडक में जब ये दोबारा सर उठाएगा ये नाग, तो उससे पहले ही इसका फन कुचल दिया जाएगा। लेकिन कितना सच है कितना झूठ है इस पर हम चर्चा करेंगे। उससे पहले हम और भी चर्चा करेंगे। हम उससे पहले आपको अपने मेहमानों से आपका परिचय करा देते हैं। डॉक्टर गोविल हमारे साथ, मनोज गोविल हमारे साथ जुड़ चुके हैं, स्वागत है आपका डॉक्टर साहब। और प्रभात त्रिपाठी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका भी स्वागत है। आकाश राय हमारे साथ जुड़े हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, आपका स्वागत है। डॉक्टर राकेश कपूर डायरेक्टर मेदांता हॉस्पिटल के डायरेक्टर हैं, वो भी हमारे साथ में जुड़ रहे हैं, आपका भी स्वागत है डॉक्टर राकेश कपूर। और अनिल झा समाजवादी पार्टी के नेता, वो भी जुड़ रहे हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। सीधा रुक करेंगे डॉक्टर मनोज गोविल का। मनोज गोविल साहब, एक जो वाशिंगटन में मेमो लीक हुआ है, लीक किया नहीं क्या, लीक हुआ है कि अगले साल जून जुलाई तक वैक्सीन मिलना करीब करीब असंभव है, नामुमकिन है। और WHO के भी CMO ने ये कहा है कि उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि वैक्सीन बनाना ही मुश्किल नहीं बल्कि नामुमकिन है। कितना इत्तेफाक रखते हैं आप इससे? देखिए, ये बड़ा ही कंट्रोवर्शियल चीज़ है जी। वैक्सीन फेल ज़रूर हुई हैं। यहीं पर आपने इजराइल के ऊपर भी आपने एक टॉक करी थी जिसमें कहा था कि उनका बन गया है, पेटेंट कर रहे हैं और मार्केट में आने वाला है। उसके बारे में देखिए कोई न्यूज़ नहीं आ रही है, कुछ नहीं आ रहा है। लेकिन साथ ही साथ ह्यूमन ट्रायल्स
कुछ के सक्सेसफुल हुए हैं और आगे चल रहे हैं, कुछ लोगों के एनिमल्स पर भी सक्सेसफुल ट्रायल हुए हैं और उनका ह्यूमन पर भी शुरू हो रहा है। WHO पर अब शुरू से अगर इस चीज़ को देखा जाए, जब से ये कोरोना का हुआ है तो उसका रोल हमेशा से ही संदिग्ध रहा है और उस पर कितना भरोसा किया जाए, और वो खुद ही जांच के दायरे में आ गया है। मुझे तो उम्मीद है कि वैक्सीन आएगी और सब लोग कर रहे हैं। खुद WHO कहना है कि 100 से ऊपर लोग वैक्सीन पर काम कर रहे हैं, जिसमें कि 8 लोग का ह्यूमन ट्रायल्स में जाने का वो है। तो ये कहना कि नामुमकिन है और वैक्सीन नहीं आएगी, मैं इससे इत्तेफाक बहुत अच्छी तरह नहीं करता हूँ। तो बाकी तो आने वाला समय बताएगा। जी चलिए, हमारे साथ में डॉक्टर राकेश कपूर भी जुड़ चुके हैं, डायरेक्टर हैं मेदांता हॉस्पिटल के। स्वागत है राकेश कपूर जी आपका। और सवाल आपसे भी वही है कि पेंटागन से जो मेमो रिलीज हुआ है, यानी कि पेंटागन से जो मेमो लीक हुआ है कि अगले साल जून जुलाई से पहले वैक्सीन नहीं आ सकती है, कितना इत्तेफाक रख रहे हैं आप? ये देखिए, जैसा आपने कहा, पहले तो हम लोग को अपनी होप बरकरार रखनी पड़ेगी। और जैसा यूएसए में जो एक मॉडर्ना RNA है 1273, इस पे 8 मरीजों पे ट्रायल हो चुकी है। ये एक तरह का RNA होता है जो कि वायरस में पाया जाता है और उससे काफी होपफुल है कि ये क्लिनिकल फेज 2 में अब ये ट्रायल जा रही है। और एटलीस्ट एज अ डॉक्टर एंड एज अ ह्यूमन बीइंग मैं बहुत इस पे वो रखता हूँ इत्तेफाक कि आने वाले समय में ये बिल्कुल सही बात है कि इसमें हमें फेज 3, फेज 4 इन ट्रायल्स पे जाना पड़ता है, फिर FDA अप्रूवल होता है और नेक्स्ट ईयर में जून तक एट द अर्लीस्ट, और हो सकता है उससे जल्दी भी, ये वैक्सीन मार्केट में आनी चाहिए। और 8 लोगों में जैसे पेशेंट्स में जब ये ट्राई किया गया तो ये इफेक्टिव पाई गई है, इसलिए फेज 2 में जा रही है। तो आई एम क्वाइट होपफुल कि ये जो मैसेंजर RNA mRNA कहते हैं, उसको लेके जो वैक्सीन ये डेवलप कर रहे हैं मॉडर्ना यूएसए में, और ये सक्सेसफुल वैक्सीन। जी ठीक है, ये अच्छी बात है कि आप बहुत उम्मीद कर रहे हैं और उम्मीद का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। हम आकाश राय का रुख करेंगे। आकाश राय जी, भारत भी कोशिश कर रहा है, तमाम देश भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो पेंटागन को हम लोग हल्के में नहीं ले सकते हैं। पेंटागन उनका रक्षा मंत्रालय का वो है, वहां से जो मेमो लीक हुआ उसमें हालांकि किसी के सिग्नेचर नहीं है, लेकिन उन्होंने आगाह किया कि अगले साल जून जुलाई से पहले वैक्सीन नहीं आ सकती। नहीं प्रदीप जी, निश्चित रूप से। और मैं दिन में एक आर्टिकल पढ़ रहा था तो उसमें मैंने इंग्लैंड के प्रधानमंत्री का भी बयान सुना। तो उन्होंने भी, जो खुद एक सर्वाइवर रहे हैं कोविड-19 से, उन्होंने अपने बयान में कहा कि अभी हमें वैक्सीन को पाने के लिए एक लंबा रास्ता तय करना होगा। इसलिए ये जरूरी है कि हम अभी कुछ दूसरे रास्तों पर चलें जिससे इसका बचाव हो सके। और प्रदीप जी, ये भी सत्य है कि जैसे इंडिया को आप उठा के देखिए तो लगभग 1 लाख के आसपास हमारे पास केसेज हैं, जिसमें से लगभग 40-41 हजार लोग रिकवर होकर अपने घरों को जा चुके हैं। तो अभी तो कोई वैक्सीन नहीं आई है, लेकिन कहीं ना कहीं वो लोग ठीक होके जा रहे हैं। तो हमें जो और रास्ते हैं वैक्सीन के अलावा कि कैसे हम इसको कंट्रोल करें या कैसे इसकी रोकथाम करें, जैसे हमेशा ये चीज कही जाती है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो जब तक वैक्सीन नहीं आती है तब तक हमें इन चीजों को, जो भी उसके सब्स्टिट्यूट चीजें हैं, उसको हमें फॉलो करना ही होगा। बाकी वैक्सीन बनाने के लिए हर एक देश, और मुझे लगता है कि जितने भी विश्व में देश इस महामारी की चपेट में है, वहां के सारे जितने भी वैज्ञानिक हैं या जितने भी मेडिकल साइंस के लोग हैं, वो सभी लोग ये प्रयास में लगे हुए हैं कि जल्दी से जल्दी जो है वैक्सीन को तैयार किया जाए। लेकिन जहां तक आपने चाइना की बात की, तो प्रदीप जी, मैं मानता हूं कि आज पूरे विश्व में जिस प्रकार से चाइना घिरा हुआ है, जिस प्रकार से विश्व के और सारे देशों ने उसके ऊपर दबाव बना के रखा है, तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि चाइना की किसी भी बात पे विश्वास करना अभी इस समय ठीक होगा। ठीक है, अनिल झा का रुख करते हैं, समाजवादी पार्टी के नेता है। अनिल साहब, आपकी क्या राय है इस मामले को लेकर के? डरा रहे हैं ये पेंटागन के जो मेमो है, और इसके अलावा बाकी जो WHO के CMO है वो भी डरा रहे, करे वैक्सीन तो कभी आएगी नहीं।
सर WHO का जो हाल चल रहा है वो आपने देखा ही है कि जो खुद सर्वे सर्वा है उनके ऊपर प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। तो वो क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे हैं इस पर ज़्यादा बातचीत करना उचित नहीं होगा। बट जैसे कि डॉक्टर साहब अभी कह रहे थे, तो हम लोग इंसान हैं और एज ए इंसान हम लोग आशावादी लोग हैं। हिंदुस्तान के लोग खास करके आशावादी लोग, तो हम लोगों को आशावादी होना चाहिए, आशा नहीं छोड़नी चाहिए। बट ये जो है ये कम से कम 1 साल, जो लोग कह रहे हैं, जो इसके एक्सपर्ट हैं वो कह रहे हैं कि कम से कम इसके आने में 1 साल कम से कम समय लगेगा। अब 1 साल समय लगेगा तो कोरोना के साथ ही जीना है। और जिस हिसाब से अभी आज 1,10,000 के आसपास करीब हिंदुस्तान में हो गई है कोरोना पीड़ित, उसमें से 42-43 हज़ार लोग सही हो गए हैं, 32-33 के आसपास मृत्यु हो चुकी है। तो अब इसको जब तक कोई इसका उपाय, ठोस उपाय नहीं आया है, तब तक ऐसा लगता है कि हम लोगों को इसके विकल्प में जो गाइडलाइन है WHO का हो, चाहे हिंदुस्तान सरकार का हो, भारत सरकार का हो, या जो डॉक्टरों की सलाह हो जो इनके एक्सपर्ट हैं, उसको पालन करते हुए हम इससे बचा जा सकता है और इससे बचना चाहिए। मेरा अपना ये सुझाव ही है। चलिए, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार भी जुड़े हुए हैं, प्रभात त्रिपाठी जी। प्रभात त्रिपाठी जी, आपने सारे लोगों को सुना, क्या कहना है आपका? देखिए प्रदीप जी, जिस तरीके से कोरोना वैश्विक महामारी फैली है पूरे दुनिया के अंदर, और सबसे बड़ा हस्पताल जो WHO को लेकर चल रहा है कि चाइना और अमेरिका लगातार दबाव बनाए हुए हैं। और जो अभी आपने रिपोर्ट बताई है कि पेंटागन से ये लीक हुआ है कि ये कोरोना वायरस की जो वैक्सीन है वो अभी नहीं आएगी। देखिए, हम लोग आशावादी हैं और आपको पता होगा प्रदीप जी कि हमारे चंडीगढ़ में इस वैक्सीन पे काम हुआ है, ठीक है, स्टार्टिंग भारत ने काम किया और हम लोग लगातार इस पे, और मुझे तो पूरा विश्वास है कि वैक्सीन भारत ही तैयार करेगा। ये चाइना और चाइना की किट का क्या हाल हुआ? चाइना और अमेरिका जो आपस में लड़ रहे हैं इस कोरोना जैसे वैश्विक महामारी में, और WHO का जो शर्मनाक, बिल्कुल मैं कहूंगा कि उनका जो रोल रहा इस पूरी वैश्विक बीमारी को, और भारत ने जिस तरीके से लड़ी इस बीमारी को, लगभग 60 दिन हम लोग हो गया है और लॉकडाउन चल रहा है पूरा। और ऐसी स्थिति में हमें देखिए इम्यूनिटी को जो बढ़ाने की जहां तक बात आ रही, अभी बीच में ये था कि द्रक्षा सौ पियो और कोरोना बीमारी भाग जाएगी, तो इस तरीके की भी खबरें बीच बीच में आ रही हैं। लेकिन सबसे बड़ी चीज क्या है कि अभी तक कोई भी इसमें साइंटिस्ट इस वैक्सीन को बनाने में कामयाब नहीं हुआ। अमेरिका ने कहा 3rd चरण में हम चल रहे हैं, उन्होंने एक मेंट्रिक कोई कंपनी है, उन्होंने 2 चरण पार कर लिए हैं और तीसरे चरण में वो प्रवेश कर रहे हैं, और उन्होंने ये कहा कि ये जल्द से जल्द मार्केट में आएगी। अब कितने की आएगी, कीमत भी अभी इसका कोई पता नहीं है। तो ये जो सारी असमंजस की स्थिति है, कोरोना से अब हमें जीना सीखना होगा और हम लोग लगातार इस पे जो है भारत काम कर रहा है। मेरा ये मानना है कि भारत इस पे लगा हुआ है, हमारे जितने भी वैज्ञानिक हैं, हमारे जितने भी डॉक्टर साइंटिस्ट हैं, वो लगे हुए हैं इस वैक्सीन के लिए। तो मुझे उम्मीद भारत से ज्यादा दिखाई दे रही है, जबकि इजराइल ने भी बीच में कहा था, दावा किया था कि वैक्सीन हमारी बन रही है और जल्दी मार्केट में आ जाएगी। तो अभी मुझे नहीं लगता है कि ये वैक्सीन बनाने में ये लोग 4-5-6 महीने, हमें इसी तरीके से अपनी इम्यूनिटी को अपने एक जिसे कहते हैं कि देसी इलाज से हमें ठीक करना होगा। चाहे वो काढ़ा पीने की बात हो, जिस तरीके से बीच में आया कि भाई तुलसी का काढ़ा और ये सेवन पूरा करें, और लोगों ने किया। योगा, देखिए सबसे बड़ी चीज योग से हम लोग इस वैश्विक महामारी से हम लोग जीत सकते हैं। तो भारत ने इसका भी व्यापक प्रचार किया, जिसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे बड़ा सराहा, और हमारी जो दवाई थी वो भी हमने विदेशों में दी। तो ये सारी स्थितियों को देखते हुए हमें ये लगता है कि जो ये चाइना और अमेरिका का वार चल रहा है, ये जो लड़ाई चल रही है आपस की, ये पूरी दुनिया को भ्रमित कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में हमें इंतजार करना होगा और हमें अपने लोगों के ऊपर ज्यादा विश्वास रखना होगा कि अगर हम वैक्सीन को हम निर्माण कर लें तो दुनिया को हम मिसाल दे सकते हैं। डॉक्टर राकेश कपूर, आप भारत को कहां खड़ा हुआ देखते पाते हैं? क्योंकि पुणे की जो संस्था है SSI, वहां वो ऑक्सफोर्ड के साथ मिलकर के काम कर रही थी, लेकिन ऑक्सफोर्ड का वो ट्रायल फेलियर हो गया है। तो अब भारत कहां खड़ा है? है कि इसका कोई टॉक्सिक इफेक्ट नहीं होना चाहिए और ये सक्सेसफुल होना चाहिए। तो जो इन ट्रायल्स में समय लगता है, जो इसमें फेजेस बनाए गए, फेज 1, फेज 2, फेज 3, तो इनके से जब हम जो ट्रायल से गुजरेंगे
और हम जब ये पाएंगे कि ये वैक्सीन टोटली सेफ है और ये हेल्प करेगी, तभी वैक्सीन डेवलप होगी। इसमें विश्व की जो भी वायरल लैब्स हैं, चाहे हिंदुस्तान की हों, चाहे अमेरिका की बात करें, चाहे हम चाइना की बात करें, सब लोग अपना एफर्ट कर रहे हैं। कभी कभी प्री मैच्योर लोगों के स्टेटमेंट आ जाते हैं तो वो आते रहते हैं, बट जो एक बात बहुत जरूरी समझना है, जैसे अभी माननीय आपके पत्रकार जी ने और एक समाजवादी पार्टी के नेता जी ने भी कहा, हमको समझना ये कि अगर वैक्सीन मान लीजिए आ भी जाती है तो वैक्सीन में क्या होगा, इसमें जो स्मॉल पॉक्स और उनमें डिफरेंस है वैक्सीन जो औरों की आई, कि इसमें हमें एक हर्ड इम्यूनिटी डेवलप करनी पड़ेगी, जिसका मतलब यह हुआ कि समाज में 60 से 70% लोगों में पहले वैक्सीनेट करके उनके अंदर एंटीबॉडीज डेवलप करनी पड़ेगी, जिससे वो लोग फर्दर लोगों को इन्फेक्ट ना करें। तो ये एक बहुत बड़ी डॉक्टर राकेश कपूर, हर्ड इम्यूनिटी की जिसकी आप बात कर रहे हैं, उसको किसी भी देश ने ये नहीं माना है, और एक जहां पर ब्राजील में इसका प्रयोग किया गया था, लॉकडाउन नहीं लगाया गया था, खोल दिया गया था, वो उसके दुष्परिणाम भुगत रहा है। हाँ नहीं, जो आप वो मैं इसी पे आने वाला था, जो आप बात कह रहे हैं कि हम वैक्सीन से हर्ड इम्यूनिटी डेवलप होगी तो वो कितनी इफेक्टिव होगी, वी ऑल डोंट नो इट। तो जैसे अभी और माननीय लोगों ने कहा पहले कि सबसे इम्पोर्टेंट एट दिस मोमेंट स्टिल हमारे पास इसका कारगर इलाज, दवा डेवलप हो, वैक्सीन डेवलप हो, प्रिवेंशन ही इसका सबसे बड़ा सोल्यूशन है। और इस प्रिवेंशन में जो आइसोलेशन की हम बात कर रहे हैं, या सोशल डिस्टेंसिंग की बात कर रहे हैं, जो हैंड वॉशिंग की बात हम कर रहे हैं, इन सबको हम प्रत्येक नागरिक को ये समझना पड़ेगा कि दवा अभी कारगर नहीं अवेलेबल है। वैक्सीन जब आएगी उससे हम क्या हर्ड इम्यूनिटी। एक चीज और आपसे जानना चाह रहा हूं डॉक्टर साहब, मैं वो जानना चाह रहा था कि भारत की पोजीशन क्या है, भारत कहां खड़ा है वैक्सीन और दवा को लेकर के? नहीं देखिए, टू बी वेरी फ्रैंक, मैं इस पे बहुत ज्यादा कमेंट नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि जो रिपोर्ट्स हम पढ़ते हैं वो अखबारों के माध्यम से पढ़ रहे हैं, लेकिन मेरी जो अपनी पर्सनल जानकारी है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, अभी हम प्रोसेस में हैं। और अगर हम ये कहें कि हम 6 महीने में, साल भर में वैक्सीन हिंदुस्तान लेके आ जाएगा, तो ये एक विशुअल थिंकिंग है। मैं इसमें प्रीटी श्योर अभी इतना नहीं हूँ, लेकिन यस, हमारी जो नेशनल लेवल की लैब्स हैं, डेफिनेटली दे आर कोलैबोरेटिंग विद अमेरिका, मे बी विद ऑक्सफोर्ड एंड अदर यूनिवर्सिटीज, एंड मे बी वी विल कंट्रीब्यूट इन दैट। इंडिपेंडेंट हम लोग लेके आएंगे, आई हैव लिटिल डाउट अबाउट दैट, बट हमें आशावादी होना चाहिए। भले ही हम मिल के सब लोग वैक्सीन कंट्रीज में बनाएं, क्योंकि बहुत सी टेक्नोलॉजीज में मिल भी अमेरिका या विश्व। डॉक्टर कपूर साहब, भारत क्यों नहीं बना सकता है वैक्सीन? क्या आ रहा जी, ठीक है, आपके पास आऊंगा। गोविल साहब के पास चलेंगे, डॉक्टर मनोज गोविल, ये जो चर्चा चल रही है कि बहुत डराने वाली सूरत पेश कर रहे हैं, और उससे क्या लगता है कि वास्तविकता है इसमें, या कुछ डराने की बात है? क्योंकि दो चीजें कंट्राडिक्टरी, एक और वैक्सीन बनाने वाले देश दावा कर रहे हैं कि हम बहुत जल्दी वैक्सीन बना लेंगे, दूसरी तरफ बहुत बड़े, मतलब वाशिंगटन का पेंटागन का अगर मेमो लीक हो रहा है तो ये डराने वाली तस्वीर पेश कर रहा है। देखिए, मैं इसमें डरने की कहीं पर कोई बात नहीं है। सब अपने अपने तरीके से अपना अपना काम कर रहे हैं, और जो काम कर रहे हैं वो दावा कर रहे हैं। हिंदुस्तान में भी काम हो रहा है, लेकिन इतना दावा नहीं कर रहे हैं। वो सब चीज़ें काम हो रहा है जो पूरे संसार में काम हो रहा है। आप देखिए कि इजराइल में क्या हुआ, उन्होंने कितना दावा किया, कहाँ गए। चाइना आज से नहीं दावा कर रहा है, कई दिनों से, महीनों से सब दावे कर रहा है। देखिए, दावे कोई भी करे, अब वहाँ से वो लीक हो गई, वहाँ से न्यूज़ की हिसाब नहीं बनेगा, नहीं आएगा, और बार बार आएगा, जुलाई तक चलेगा, अगले साल तक चलेगा। अब आगे आने वाला फ्यूचर तो किसी ने देखा नहीं, भविष्य के बारे में तो कोई नहीं जानता है आने वाले समय में क्या होने जा रहा है। जबरदस्ती लोगों को डराना, एक भय पैदा करना, एक, अब आप भय करने में जबरदस्ती का भय पैदा करना है या वास्तविकता भी है इसमें कुछ? नहीं, देखिए, मैं नहीं, शुरू से ये कहा जा रहा है कि कम से कम 12 महीने से लेकर के 18 महीने लगेंगे वैक्सीन बनाने में।
वैक्सीन उस हिसाब बनाने से में तो ये ठीक है। नहीं, देखिए वैक्सीन बनाने में टाइम लगता है, साथ में उसका ह्यूमन ट्रायल जो होता है, जो 3 फेज में होता है, उसमें समय लगता है। और अगर पहला स्टेज जो है अगर अच्छी सक्सेसफुल हो जाता है, उसका परसेंटेज अच्छा होता है, तो स्टेज 2 और 3 को मर्ज कर देते हैं, जिससे थोड़ा जल्दी हो जाता है। बिल्कुल ठीक बात। अब आप अगर अमेरिका की बात करें तो वहां पर एक कंपनी फेल हुई है जो बना रही थी, दूसरी फेल नहीं हुई है। उसके अच्छे सक्सेसफुल रिजल्ट्स हैं। हाँ, अच्छे परिणाम भी आ रहे हैं उसमें। हाँ, तो कोई जरूरी तो नहीं है अगर एक फेल हो गया तो बाकी सब भी फेल हो जाएंगे। नहीं, लेकिन अमेरिका की बात करें, अमेरिका में कई चीजें कंट्राडिक्ट है। एक और कह रहे हैं कि वैक्सीन से भी नहीं हारेगा कोरोना, यह भी वाशिंगटन की बात है। और दूसरी ओर कह रहे हैं कि हमने करीब करीब वैक्सीन बना ली है, और पेंटागन कह रहा है कि अगले साल जुलाई अगस्त से पहले आ नहीं पाएगी वैक्सीन। तो ये सारी कंट्राडिक्टेड चीजें हैं ना। कंट्राडिक्टरी तो पूरे संसार में ही आना है, WHO से ही सब कंट्राडिक्टरी आ जाता है। लेकिन मैं ये समझता हूं कि हम हिंदुस्तान को, हिंदुस्तानियों को, हिंदुस्तान वासियों को इन सब चीजों से डरने की कोई जरूरत नहीं है, और बस सावधानी से रहना चाहिए। सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। ठीक है, सावधानी हटी दुर्घटना घटी, हमको सावधानी ही बरतनी पड़ेगी। वक्त एक ब्रेक का है, एक ब्रेक लेंगे। और डॉक्टर गोविल कह रहे हैं कि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी, और तमाम देश के लोग भी कह रहे हैं कि हमको इसी कोरोना के साथ जीने की आदत डाल लेनी चाहिए। यानी कि जो डॉक्टर राकेश कपूर भी सजेस्ट कर रहे हैं कि हमें 80% लोग ऐसे ही बच सकते हैं कि मास्क लगाएं, हाथ सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, और डिस्टेंसिंग अगर हम मेंटेन करें तो काफी ज्यादा तादाद में हम अपने आप को बचा सकते हैं। यही हमको अपनाना भी पड़ेगा। हम चर्चा जारी रखेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद, और इस पर हमारे जो दूसरे राजनीतिक पार्टियों के लोग हैं उनसे भी चर्चा करेंगे कि कितनी खतरनाक तरीके से भारत में फैल रहा है, और मॉर्टेलिटी रेट भी लगातार इसकी बढ़ रही है। इस पर भी हमको सोचना पड़ेगा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। न कूटनीति की बात, न राजनीति का युद्ध, हम आप सब कोरोना के विरुद्ध। कोरोना का जिक्र है, हमें आपकी फिक्र है। कोरोना अपडेट भी दिखाते हैं, उससे लड़ना भी सिखाते हैं। देखिए फिक्र आपकी, रात 9 बजे TV9 भारतवर्ष। अब तो सब देख रहे हैं। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। Mount Litra Z School, Unnao, #1 in academics, #1 in sports, best teachers, best result, smart classroom, best transport facility, world class infrastructure के साथ Mount Litra Z School, Unnao। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आकाश राय का रुख करेंगे। आकाश राय जी, लगातार पहले 2500-3000 केसेस आ रहे थे, 4000 केसेस आए एक दिन में, तो हम लोग बहुत चिंतित हो गए। और अब तो उससे कहीं आगे निकल गए हम लोग। 5000 से ज़्यादा केसेस सामने आ रहे प्रतिदिन। बहुत ही डराने वाली तस्वीर सामने पेश आ रही। क्या कहेंगे आप? निश्चित रूप से प्रदीप जी, जो स्थिति हाल फिलहाल है कि डेली आप देखिए कि 4000-5000 के आसपास केस आ रहे हैं इंडिया में, तो निश्चित रूप से ये दुखद है। लेकिन अभी जब तक हमारे पास कोई वैक्सीन नहीं है तो हमारे पास इलाज सिर्फ एक ही है कि इसकी रोकथाम कैसे करें। अभी जैसा कि डॉक्टर कपूर साहब ने भी कहा कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, तो हमें तो पहले उसको करना है। उसके अलावा और भी जितने चीज, जैसे आज देखिए आयुष मंत्रालय है, लेकिन हम प्रिवेंशन करेंगे कैसे? जिस तरीके से लोग सड़कों पर निकल रहे हैं, बस
ट्रेन पकड़ने के लिए या जाम की स्थिति बन रही है, ये प्रिवेंशन कैसे होगा? प्रदीप जी, इसीलिए केंद्र की सरकार ने जब ये गाइडलाइन जारी किया कि हम ट्रेनें चलाएंगे, तो उसकी एक व्यवस्था बनाई गई कि प्रदेश की सरकारें प्रदेश टू प्रदेश कांटेक्ट करेंगी, एक लिस्ट अवेलेबल कराएंगे और उस हिसाब से हम व्यवस्था करेंगे। लेकिन कुछ राजनीतिक पार्टियों ने जानबूझ के सिर्फ और सिर्फ आम जनता का शोषण वो करते आ रहे हैं पहले से। और मैं एक चीज मैं जानना चाह रहा हूँ, केंद्र में आपकी सरकार है, 302 सांसद हैं आपकी सरकार को कहीं कोई खतरा नहीं है, फिर राज्य सुन क्यों नहीं रहे? क्यों राज्य पर नकेल नहीं कसी जा रही? प्रदीप जी, मैं वही आपको उदाहरण के साथ समझाता हूँ। जब कोटा के राजस्थान से जब वहां से बच्चों को लाना था, तो राजस्थान सरकार ने एक बस की व्यवस्था नहीं की। लेकिन जब उनको राजनीति करनी होती है तो वो बसें लाके कहां खड़ी करते हैं? यूपी के बॉर्डर पे। जो राजस्थान में, प्रदीप जी, राजस्थान में सुन लीजिए, हमारी बात वो करें कि वो तो प्रियंका जी ने अपने पैसा कर ले करके दी है, वहां से खरीद कर, मतलब वहां से किराए पर लेकर के दिया आपको। प्रदीप जी, अगर भारतीय जनता पार्टी के लोग सवाल उठाएं तो निश्चित रूप से ये लोग कह सकते हैं कि राजनीति से प्रेरित होकर उठाया जा रहा है। लेकिन कांग्रेस पार्टी की ही रायबरेली से, जहां से खुद सोनिया जी तो आपकी पार्टी ज्वाइन करने जा रही भाई, नहीं ज्यादा ज्वाइन कर चुकी है। अब उनकी क्रेडिबिलिटी नहीं कांग्रेस में जी, अगर सदस्यता खत्म करने के लिए अगर कोई सही बात बोल दे तो वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने जा रहा है। अभी इसके पहले भी वो मुख्यमंत्री से मिल चुकी है, जो वास्तविकता उसको मत दिखाइए। मुख्यमंत्री जी से मुलाकात कर चुकी है, तमाम बार वो कांग्रेस के खिलाफ बयान दे चुकी है और कोई न पाया। वो विधायक हैं एक विधानसभा की, वो जनप्रतिनिधि है, जनता का प्रतिनिधित्व करती है, उनका अधिकार है मुख्यमंत्री से मिलने का, किसी भी पार्टी का विधायक। ज्योतिरादित्य सिंधिया भी लेकिन अलग बात है। आप ये बता दीजिए कि ये रुकेगा कैसे? ये जो 5000 का आंकड़ा रोज निकल रहा है, ये रुकेगा कैसे? प्रदीप जी, वो रोकने के लिए उसमें हम सबको अपनी सामूहिक जिम्मेदारी निभानी होगी। उसमें हम ये नहीं छोड़ सकते कि किसी एक पार्टी पे डाल दें या किसी सरकार पे डाल दें। हम सबको 130 करोड़ के 130 करोड़ भारतीयों में से हम सब की जिम्मेदारी है कि हम इसको कैसे रोकें। उसके लिए अरे भारतीय जिम्मेदारी निभा रहा ना, पैदल चल रहा मजदूर हमारा। प्रदीप जी, और कैसे जिम्मेदारी निभाएगा? प्रदीप जी, जिम्मेदारी बड़े दुख के साथ 14 साल की लड़की अपने पिताजी को बैठा के और साइकिल से 1200 किलोमीटर चल रही है, और कैसे जिम्मेदारी निभाएगा इस देश का? प्रदीप जी, आम आदमी के लिए मैं उनको सैल्यूट करना चाहता हूं, जिस प्रकार से आम आदमी ने सहयोग किया इस पूरे लॉकडाउन में 50 दिनों में। लेकिन कुछ राजनीतिक पार्टियां, मैं बार बार कहता हूं, जानबूझ के, ये नहीं कि उनसे गलती से हुआ है, वो जानबूझ के एक पैनिक लोगों में फैलाना चाहते हैं। और वो चाहते हैं कि जो यहाँ उत्तर प्रदेश और बिहार के मजदूर हैं उनको किसी भी तरीके से यहाँ से निकाला जाए ताकि हमारा स्टेट सेफ रहे। लेकिन उन्हें ये समझना होगा कि ये मजदूर किसी स्टेट के नहीं, ये मजदूर सभी लोग भारतवासी हैं। सारा आप राज्यों पर जिम्मेदारी ठोकते हैं और राज्य आप पर जिम्मेदारी। प्रदीप जी, प्रदीप जी, आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, सारी चीजों को बहुत बेहतर तरीके से समझते हैं। अगर उत्तर प्रदेश की सरकार लगभग 900 से 1000 ट्रेनों के माध्यम से अभी तक 10 लाख से ऊपर लोगों को ला सकती है, तो क्या अन्य प्रदेश की सरकारें नहीं कर सकती थी? निश्चित रूप से आप केरल में देखिए, जिस प्रकार से केरल ने काम किया है, वो हमारे मतलब धुर विरोधी विचारधारा के लोग हैं, लेकिन उन्होंने अच्छा काम किया तो उनकी तारीफ होनी चाहिए। कोई भी पार्टी इस समय हमें विचारधारा या राजनीतिक विचारधारा को लेकर हमें काम नहीं करना है। इस समय सबकी जिम्मेदारी है कि सब मिलकर इससे लड़ें। प्रभात जी, आपके पास आऊंगा, उससे पहले जरा समाजवादी पार्टी के जहां सब जुड़े हुए हैं उनका रुख कर लेते हैं, आपसे थोड़ी लंबी बहस करेंगे। अनिल झा जी, आप क्या कहेंगे कि ये मसला जो है राजनीतिक हो गया है? मतलब कोरोना से लड़ाई एक और राजनीति एक और, राज्य ठीकरा फोड़ रहे हैं केंद्र पर, केंद्र ठीकरा फोड़ रहे हैं राज्यों पर। प्रदीप जी, बड़ा दुर्भाग्य की बात है ये कि जिस देश के लोगों ने 302 सांसद भारतीय जनता पार्टी को दिया हो और 325 से ज़्यादा सीटें उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को दिया हो, और उसी प्रदेश के लोगों को उस देश से आने में इतनी बड़ी राजनीति हो रही है। मुझे समझ में नहीं आता है कि भारत सरकार के अंदर ट्रेन रेल विभाग भारत सरकार के अंदर है, इससे राज्य सरकारों से क्यों परमिशन चीज़ें ली जा रही है, हमें समझ में नहीं आ रहा। मैं तो ये चाहता हूँ, आज मैं आपके टीवी चैनल पे बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूँ आदरणीय मोदी जी से कि रेल विभाग आपके अंडर में है और पूरे देश से जिस राज्य के प्रवासी मजदूर हैं जो अपने घर जाना चाहते हैं, आप रेल विभाग को एक आदेश दीजिए।
जी सुन लीजिए, अभी श्रमिक ट्रेनें चल रही हैं सर, और 1 जून से 200 ट्रेनें और चल जाएंगी सर। दोस्त देखिए, आज भूख सर प्रदीप जी, भूख आज लगी है, कल मर जाएंगे, उसके बाद हवाई जहाज भी 25 तारीख से चला रहे हैं आप, उससे क्या फर्क होने वाला है? मैं ये कह रहा हूं बहुत दावा है कि 1000 ट्रेनें चल रही हैं, सर 27,000 कम चल रही हैं। सर कम है। अभी देखिए क्या हो रहा है, अभी क्या हो रहा है कि राज्य सरकारें लिख के देंगी। अब अगर मान लीजिए आज हम अगर महाराष्ट्र की बात करें, महाराष्ट्र मजदूर को जाना है उत्तर प्रदेश और बिहार या झारखंड या उड़ीसा, आज जब तक बिहार सरकार या उत्तर प्रदेश की सरकार या झारखंड की सरकार लिख के नहीं दे रही है रेलवे डिपार्टमेंट को, तब तक रेल अरेंजमेंट नहीं हो रहा है। फिर टिकट और पैसा तो छोड़िए, जो उसमें घपला चल रहा है कि लोग पैसा ले रहे हैं, कोई कह रहा 85 दे रहे हैं, कोई कह रहा 15 दे रहे हैं। अनिल झा जी आपको मैं अपडेट कर दूं, अब सरकार ने साफ कर दिया है जी, रेल चलाने के लिए किसी राज्य से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। सर लेट हुई ना अभी, तो अब यही करना है, इसी को करना है कि आप जहां से भी भारत सरकार के अंदर इतने ट्रेनें हैं कि आप अभी जैसे कुछ कि आप जिस जहां से भी, चाहे जहां से भी, जिस प्रदेश से, जिस जिले से लोगों को जाना है, आप ट्रेन मुहैया कराइए। किसी जहां जाना उस सरकार की आप कोई परवाह मत करिए, भारत सरकार उनको भेजें, चाहे अपने पैसे से भेजें, चाहे सरकार के माध्यम से राज्य सरकार से लें। राज्य सरकार से पैसे अगर लेना है तो आपके पास बहुत सारे फंड होते हैं जो राज्य सरकार को आप देते हो, और आप एक पर्चा फाड़ के दे दो उस बिहार सरकार को कि ये मैंने 5 लाख लोगों को भेजा है, 5 लाख रुपया मैंने आपके इस फंड से काट के आपको बाकी का पैसा मैं रिलीज करता हूं आपको। देखिए इच्छा शक्ति जहां होती है, ये आपका अच्छा, ठीक है, ये आपका बढ़िया सजेशन है। इच्छा शक्ति जहां, इसका जवाब देना चाह रहे आकाश जी, इच्छा शक्ति जहां होती है वहां पे कोई काम करने का नहीं होता है, लेकिन जहां पे राजनीति करना चाहेंगे, समन्वय होना जरूरी है। उसका एक सबसे बड़ा कारण है, जैसे इन्होंने कहा कि खोल देना चाहिए कि अगर महाराष्ट्र से कोई उत्तर प्रदेश या दिल्ली या कहीं भी जाना चाहता है तो वो जाए। प्रदीप जी, अगर प्रदेश की सरकारों के पास ये आंकड़ा नहीं होगा कि कौन से लोग आ रहे हैं, किस किस जिले में लोगों को जाना है। भाई आपके प्रदेश की, आपको पता है कि प्रदेश में कितने स्टेशन हैं, कितने स्टेशन है, उस स्टेशन व्यवस्था करिए ना आप, जो लोग उतरे ट्रेन से उनको क्वारंटाइन करिए आप ये क्यों बरगला रहे हैं लोगों को? मैं कह रहा हूं महाराष्ट्र से अगर उत्तर प्रदेश के लिए 25 जिले के लिए 25 ट्रेन चली तो क्या मुख्यमंत्री जी के पास इतना पावर नहीं है या रेल विभाग के पास इतना पावर नहीं है कि उसी स्टेशन पे रेलवे के लोग हैं वहां पे उनको जो उतर रहे हैं उनको क्वारंटाइन करें, जो भी चेक है, जो भी गाइडलाइन है स्वास्थ्य विभाग का उसको फॉलो करें। उसके लिए लोग महाराष्ट्र में धक्के खा रहे हैं, गुजरात में धक्के खा रहे हैं, उसको आप मार रहे हो, उसको आप रोक रहे हो, की जा रही है, लेकिन उसके लिए जरूरी कुछ नहीं की जा रही भाई साहब, सिवाय टीवी पे भाषण देने के, हमें पता नहीं होगा, सिवाय टीवी पे भाषण देने के, सिवाय टीवी पे भाषण देने के कुछ नहीं हो रहा है। अनिल झा साहब जी, अनिल झा जी भाषण देने का काम समाजवादी पार्टी के लोग देखिए, सत्ता में अभी आप हैं, सत्ता में भारतीय जनता पार्टी है, समाजवादी बसपा कांग्रेस की बात न करें। जब हम देखिए सत्ता में आप हैं, सवाल आपसे होगा, सत्ता में आप हैं, सवाल आपसे होगा। ये सब बातें बंद करिए, ये सब बातें बस, जिम्मेदारी लेना सीखिए, जिम्मेदारी लेना सीखिए। लाल बत्ती लगा के झंडा घूमने से नहीं होगा, जिम्मेदारी लीजिए। जिस दिन अखिलेश यादव जी आएंगे सरकार में फिर उनसे भी पूछा जाएगा। एक चीज मैं आपसे समझना चाह रहा हूँ जी अनिल झा जी, एक सवाल मैं आपसे समझना चाह रहा हूँ, एक बात समझना चाह रहा हूँ जी, वो ये है, अगर राज्य अपना डाटा नहीं देगा कि इतने श्रमिक यहाँ पर हैं, ये जाना चाहते हैं इस राज्य में, और तो केंद्र सरकार उसको कैसे मॉनिटर करेगा? सर क्या ट्रेन ले जाकर के वहां खड़ी कर दे अपनी? नहीं, ऐसा तो संभव नहीं है ना सर। मैं बता रहा हूँ देखिए क्या है, जब आप सर अभी आपको 2 साल पहले इलाहाबाद प्रयागराज में जो वो हुआ था उसमें कितनी गाड़ियां गई थी, कितना पैसा गवर्नमेंट ने खर्च किया था, उसका कोई लेखा जोखा है क्या? कितने लोग गए, कितने नहीं गए? कुछ नहीं है। देखिए करना चाहेंगे प्रदीप जी, इच्छा शक्ति होनी चाहिए, और खास करके ये महामारी है, इस महामारी, एक तो कोरोना का महामारी, दूसरा ऊपर से मजदूरों के साथ ये पलायन का, और इसका जो दुख है उनको भूखे प्यासे, यहाँ पे आप रातों रात अध्यादेश लाके आप चीजों को चेंज कर सकते हैं, तो लाइए अध्यादेश, सारे नियम कानून को चेंज करिए आप। विभाग ने पहले से सौंप रखी है कि वो अपनी आवश्यकता अनुसार, जरूरत भाई साहब करना नहीं चाहते हैं। आज आपकी महाराष्ट्र, आज आपकी एक मिनट अनिल झा साहब, एक मिनट रुकिए, आ रहा हूँ आपके पास जी। आकाश जी से 2 सवाल लेने। हाँ बिल्कुल। सबसे बड़ी बात यह है, उनका कहना है कि जो कुंभ हुआ था
कुंभ में 1 करोड़ लोग प्रतिदिन स्नान करते थे। करीब 24-25 करोड़ लोगों ने स्नान किया और उनको लाने ले जाने में कहीं कोई दिक्कत कोई डाटा नहीं कहीं पे, कोई है तो बताए, दिखाए हमें आकाश जी। बात आपकी सही है, लेकिन फिर बात सही है तो काम करिए ना, फिर घुमा क्यों रहे हैं? तो मैं अपने साधन से गया था, तो उसमें एक बड़ी जनसंख्या, आधे से ऊपर की जनसंख्या थी जो अपने साधन से लगी थी, फ्री बस थी। निश्चित रूप से प्रदीप जी बसें लगी थी। आप बताइए 75 जिलों के हिसाब से अगर हम जोड़ लेंगे, आज उत्तर प्रदेश की ट्रांसपोर्ट की बसें जो है धूल खा रही है, योगी जी नहीं चलवा सकते हैं। लेके आ रहे मजदूरों को, जिस भी प्रदेश से मजदूरों को लाना है, वहां पे ट्रेन के अलावा परिवहन विभाग की हमारी बसें लगातार लगी। उनका सवाल ये आकाश जी, उनका सवाल ये है, जब हम 1 करोड़ लोगों को प्रयागराज ले जा सकते हैं, वापस ला सकते हैं, तो अभी तक हम लोग लाखों लोगों को ही क्यों लाए हैं? प्रदीप जी, प्रयागराज और इस स्थितियों में बहुत बड़ा अंतर है। प्रयागराज में आप सोचिए कि पूरे बस को हम भर के ला सकते थे उसमें, लेकिन अभी समय नहीं ला सकते हैं। हमें उसकी चिंता करनी है। ये नहीं है कि डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है, उसके अलावा सारे लोगों की चिंता करनी है। अनिल झा जी रुकिए, एक सवाल और ले लेता हूँ। आकाश जी, एक सवाल अनिल झा ने आज बहुत शानदार उठाया कि केंद्र सरकार राज्यों से लिस्ट मांग ले कितने लोगों को आना है और उनके पास जो फंड है, राज्यों का जो फंड है, उसमें से पैसे काट ले, तो ये किराए का झंझट खत्म हो जाएगा। प्रदीप जी, कि किराया दे कौन? किराए का कोई झंझट ही नहीं है। जब गृह मंत्रालय ने आदेश दिया, उस टाइम पे कुछ लोगों ने अफवाहें फैलाने के लिए कि कांग्रेस पार्टी ने किराया दे दिया, इन्होंने दे दिया, लेकिन जो बचने के लिए ये तरीका अच्छा है, लेकिन राज्यों का जो फंड है उसमें से काट लीजिए। प्रदीप जी, जो व्यवस्था रेलवे ने बनाई वो व्यवस्था सुचारू रूप से चल रही है और विभिन्न प्रदेशों को डेली ट्रेनें चल रही हैं, उसमें कहीं कोई समस्या नहीं है। प्रवासी लोग उसको इशू बनाना चाहते थे, लेकिन वो इशू नहीं बन पाया। देखिए प्रदीप जी, ये बड़ा दुर्भाग्य इस देश के लिए। इस देश में 10-12 करोड़ माइग्रेंट लेबर है और मैं आपको आज बता रहा हूँ कि जो ये ट्रेनों को अगर सारी ट्रेन चला देते हैं, इनका 800 दिन का प्लान है पूरा। बिल्कुल 800 दिन बिल्कुल 12 करोड़ लोगों को नहीं पहुंचा सकते थे। देखिए, बड़ा दर्दनाक और बड़ा दुखदायी पहलू है कि जब ये खींचातानी कांग्रेस और भाजपा, मुझे तो लगता है कहीं इनका मैच फिक्स तो नहीं आपस में, वो बसपा यही करिए, नहीं कहीं फिक्स हो मैच इनका। अरे आज जरूरत है मजदूरों को उनके घर पहुंचाने की, खाना रोटी उनके पेट की। अब मैं आ जाऊं इधर आपके, जो आप जिस मुद्दे पे डिबेट कर रहे हैं, दवा बनाने की बात, बस की चिकचिकबाजी छोड़िए। आज सबसे बड़ी समस्या हमारे इस देश के अंदर, हम दवा जब बना देंगे तब बना देंगे, दुनिया कब बनाएगी इसकी हमें चिंता नहीं करनी है। हमें चिंता करनी है 130 करोड़ जनता की कि 60 दिन लॉकडाउन में हमने कितने वेंटिलेटर्स, कितने हमने अपने बेड और कितने हमने कोविड अस्पताल बना लिए। देखिए, अब हमें कोरोना से जीना है। हमारे देश की 2% जीडीपी हेल्थ में नहीं खर्च हो रही है, 1.5% हो रही भाई। हम बता रहे हैं आपको कि इस देश के अंदर, भारत के अंदर हेल्थ सिस्टम जितना चरमराया हुआ है, जितना खराब है, मुझे कहने में बिल्कुल कोई ये नहीं हो रहा, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, किसी सरकार की बुराई कर रहा हूँ। हमें सबसे पहले दवाई कब अमेरिका बनाएगा, कब चाइना बनाएगा, हमें अपने देश के अंदर हेल्थ सिस्टम को ठीक करना है। और हमें मौका मिला था 60 दिन का, अभी और मौका मिलेगा, हमें अभी और भी आगे मौका मिलेगा। हमारी सरकारें 20 लाख का पैकेज, मैं आपको देखिए मेरी पूरी बात आ जाने दीजिए, 20 लाख करोड़ का पैकेज हम एएसएमआई को खड़ा करने के लिए, सारे चीजों को खड़ा करने के लिए, उसमें कहीं हेल्थ सेक्टर आया? मैं आपको बता रहा हूँ 15,000 करोड़ दिया है। अरे कुछ नहीं होता प्रदीप जी, मैं आपको बता रहा हूँ आने वाले समय में भारत में एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है ये, और इसका अध्ययन करिएगा कभी भी बैठ के आप, कि इस देश के अंदर आज भी। प्रभात जी, मैं चिंता कर रहा हूँ, मेरी चिंता ये भी, वो भी सुन लीजिए, उसका भी थोड़ा सा अपने ज्ञान का प्रकाश डाल दीजिए, मेरे ज्ञान का प्रकाश डाल दीजिए कि अब मॉर्टेलिटी रेट जो है वो 3% हो गया है। 2% था तब हम चिंता कर रहे थे इसको कैसे 1% पे लाए, अब वो 2% से बढ़कर 3% हो गया। प्रदीप जी, मैं यही कह रहा हूँ, अब हमारी सरकार को, कोई भी सरकार रहे, सरकारें आती जाती हैं, देश का भाग्य विधाता मजदूर है, देश का भाग्य विधाता किसान है, आम आदमी है, उसको क्या आज मेडिकल फैसिलिटीज मिल रही है? दवाई जब आई, कोरोना से हम लड़ लेंगे, हम योग करके लड़ लेंगे, हम काढ़ा पी के लड़ लेंगे, हम अदरक का और जूस का ये सारी चीजें पी के लड़ लेंगे, किसान लड़ लेगा। हमें वैक्सीन की अभी जरूरत नहीं है, हमें जरूरत है इस देश के अंदर सोशल डिस्टेंसिंग की, हमें जरूरत है इस देश के अंदर, हमें आपको
ठीक करना पड़ेगा, आपने अच्छी बात कही, ठीक करना पड़ेगा, बिल्कुल ठीक है, आपने अच्छी बात कही कि हमको हेल्थ सिस्टम ठीक करना पड़ेगा, हमें बेड बढ़ाने पड़ेंगे, हमें पीएचसी ठीक करनी पड़ेगी, हमें अपने डॉक्टरों को और अच्छा बनाना पड़ेगा, हमें हेल्थ सिस्टम को मजबूत करना पड़ेगा। कोई सरकार बात कर रही है, बिल्कुल हेल्थ और शिक्षा, और ये 3 चीजें ऐसी हैं जो हमारे देश की एक मजबूत रीढ़ है। बिल्कुल ठीक। तो आज हम हेल्थ सिस्टम को और अच्छा करें, और केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है, राज्यों की बात छोड़िए, मजदूरों को ले जाने की जो हायर राज्य और केंद्र की पड़ी हुई है, मैं तो ये समझ नहीं पा रहा हूँ कि मजदूर देश का है, मजदूर भारत का है, मजदूर उत्तर प्रदेश का, बिहार का नहीं है, मजदूर भारत का है। मैंने कई डिबेट में ये बात कही। तो ये केंद्र सरकार को सोचना होगा कि एक तो ये मजदूरों की अब तस्वीर सड़कों में दिखाई ना दे, क्योंकि ये सबसे बड़ा जो सरकार का राजा मुखिया, अगर एक व्यक्ति भी निचले पायदान पे परेशान है तो उसको नींद नहीं आनी चाहिए इस देश के अंदर। ये बात कहा नहीं, अलावा अरे भाई सिस्टम ठीक कर, योगी जी 22 घंटे काम कर रहे हैं, आप नहीं योगी कर रहे हैं, योगी कर रहे हैं, हमें खाली योगी की आपने देखा योगी की टीम 11 काम कर रही है, अपने पिताजी की अंत्येष्टि तक देखिए योगी जी पे कोई सवाल नहीं उठा सकता है, सवाल हम ना केंद्र सरकार को उठा रहे हैं, हम कह रहे हैं कि हम अपनी चीजों को ठीक करें, ठीक बात, हम अपनी स्थिति को और मजबूत करें, ठीक है, वैक्सीन जब बनेगी तब बनेगी। अब मैं थोड़ा, अभी तक निगेटिविटी बहुत हो गई, थोड़ा पॉजिटिविटी की ओर चल लेते हैं। डॉक्टर राकेश कपूर का रुख करेंगे। डॉक्टर साहब, जो चीन के वैज्ञानिकों का दावा है कि अगले ठंडक आने से पहले आम लोगों के हाथों में दवा पहुंच जाएगी, कितना विश्वास करते हैं आप इस पर? और वो और भी चीजें आपको बता दें कि ये वायरस से लड़ने के लिए शॉर्ट टर्म इम्यूनिटी क्रिएट करेगी और दवा संक्रमित मरीजों को ठीक कर सकती है। ये 2 दावे हैं उनके। फोन कट गया, लगता है डॉक्टर राकेश कपूर जी से संपर्क नहीं साध पा रहा, हम फिर से उनसे अपना संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर गोविल का रुख कर लेते हैं। डॉक्टर गोविल, जो सवाल मैंने डॉक्टर राकेश कपूर जी से पूछा वही मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ। वो 2 चीजों पर काम कर रहे हैं, एक तो शॉर्ट टर्म इम्यूनिटी की बात कर रहे हैं और दूसरा संक्रमित मरीजों को ठीक करने की बात कर रहे हैं। पेकिंग विश्वविद्यालय की ये बात है, उनका ये दावा है कि हम ठंडक से पहले दवा आम लोगों तक पहुंचा देंगे। देखिए, जो भी वो दावा कर रहे हैं, अगर वो सही है और उसमें सफल हो जाते हैं, इससे बढ़िया बात और क्या हो सकती है। लेकिन वो चीन है, बीजिंग है, बीजिंग यूनिवर्सिटी है, उसके बारे में अभी तक सारे संसार को मालूम है। तो उस पर केवल विश्वास करना, 100% उस पर अपने को विश्वास कर उसके ऊपर आगे की अपनी रणनीति तैयार करना, मैं नहीं समझता ये ठीक है। ठीक है, जो भी दावा कर रहे हैं, अगर हो सही है, अगर आता है, सब होता है, बहुत अच्छी बात है। इससे बढ़िया बात और क्या हो सकती है। इसके लिए सारा संसार चीन का शुक्रगुजार होगा इस मामले के लिए, जितना कि फैलाने के लिए, उतना ही ठीक करने के लिए नहीं, लेकिन उसके ऊपर विश्वास, मैं तो ये समझता हूं जो भारतवर्ष में हो रहा है जी, नहीं, उनका ये भी कहना, सुन लीजिए डॉक्टर साहब, उनका कहना है कि जानवरों पर प्रयोग सफल हो चुका है, 5 दिनों में वायरल लोड 2500 गुना तेजी से कम हो गया है, जिसको ये दवा दी गई है। और क्योंकि उनके यहाँ मरीज नहीं रह गए हैं, संक्रमित नहीं है, इसलिए वो ऑस्ट्रेलिया में इसका प्रयोग कर रहे हैं। जी जी डॉक्टर गोविल साहब, देखिए, ऐसा है कि मरीज जानवरों पर अकेला उन्हीं का नहीं, और भी लोगों का वैक्सीन सक्सेसफुल हुआ और फिर फेल भी हुआ जी। तो इसलिए ये कहना कि उनका सक्सेसफुल हो गया, ठीक है, ह्यूमन ट्रायल्स करो, अगर उसमें सक्सेसफुल होता है और आप बाजार में लेकर आते हो, बहुत अच्छी बात है जी। लेकिन आप ये चीज कहना कि आप 100% ले आओगे, कराओगे, आशावान होना ठीक है, बहुत अच्छी बात है जी। लेकिन उस पर मैं नहीं समझता कि हमारी सरकार को और हमारे देशवासियों को विश्वास कर और बहुत खुश और एक उत्साह मनाने वाली बात है। उनको अपना जो है ध्यान रखना है, सरकार की गाइडलाइंस करना, और सरकार को भी ध्यान रखना है कि जो कुछ भी चाहे सेंटर से या अलग अलग स्टेट से हो रहा है, वो धरातल पर उतर रहा है कि नहीं, उसका फीडबैक होना चाहिए। ठीक है, डॉक्टर राकेश कपूर भी हमारे साथ दोबारा से जुड़ चुके हैं। डॉक्टर राकेश कपूर जी, चाइना का दावा है, वो 2 तरह से दावा कर रहा है। ये जो मेडिसिन है, वो मेडिसिन एक तो यूनिवर्सिटी एडवांस इनोवेशन सेंटर फॉर जेनोमिक्स के डायरेक्टर सुनीनी जी ने क्या कहा है कि ये एंटीबॉडी का उत्पादन करती है, और दूसरा
ये संक्रमित मरीजों को ठीक करती है, वायरल को 2500 गुना कम कर देती है। क्या है इसके मायने? देखिए, ये कहना जो एंटीवायरल एजेंट्स होते हैं, जैसे अगर आप ध्यान करें तो हेपेटाइटिस सी जो एक वायरस होता था, हेपेटाइटिस बी वायरस होता है, HIV जो वायरस से होता है, तो बहुत सी एंटीवायरल दवाएं होती हैं जो इस तरह के वायरस के रेप्लिकेशन को, बढ़ने को कम करती हैं। ये दवा एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेंगे, इससे मैं सहमत नहीं हूँ। एंटीबॉडीज जो प्रोड्यूस होती हैं, जो आपके शरीर में जो वायरस घुसता है उसको या तो आप एंटीवायरल एजेंट से दबाते हैं या आप एंटीबॉडी शरीर में डेवलप करके उससे उसको मारते हैं। तो ये जैसे और वक्ताओं को मैं सुन रहा था कि हमको आशावान होना है, ये दवाएं जब क्लिनिकल ट्रायल होके और इफेक्टिव पाई जाएं, इनके कॉम्प्लिकेशंस कम पाए जाएं, इनमें ये ना हो कि मरीज को हम दे रहे हैं उसकी मॉर्टेलिटी रेट बढ़ रही है या उसमें कॉम्प्लिकेशन रेट्स बढ़ रहे हैं, तो ऐसी दवाओं को FDA या जो भी कंपनीज होती हैं जो अप्रूवल चाहे हमारी कंट्री में हो या विदेशों में हो। डॉक्टर साहब, हम आपसे फिर से 2 चीजें समझना चाहेंगे जो इन्होंने कहा है। एक तो ये दवा संक्रमण को खत्म करती है, पहली चीज, और दूसरा उन्होंने कहा कि एंटीबॉडी का उत्पादन करती है। पहले संक्रमण को खत्म करती है, बाद में एंटीबॉडी को डेवलप करती है। और यह भी दावा है कि 60 लोगों में इस तरह से एंटीबॉडी को निकाला जा चुका है जो ठीक हो चुके हैं। नहीं, देखिए, ऐसी चीज है जो आपने जो एंटीवायरल एजेंट्स होंगे वो जब उनके वायरस जो आपके संक्रमित जब आप होते हैं तो उनके रेप्लिकेशन को यानी उनका डिवीजन को ये रोकते हैं। तो जब डिवीजन को रोकेंगे तो वायरल लोड आपके शरीर में कम होगा और ये वायरस आपकी कोशिकाओं को या सेल्स को संक्रमित नहीं कर पाएंगे। तो एक तो इससे फायदा होगा। दूसरा, जब हम वायरल लोड कम कर देंगे आपका शरीर संक्रमित नहीं होगा और वो लोड कम होगा। जैसे जो मरीज आप ये देखिए कोरोना हो भी रहे हैं हमारे देश में, अगर आप देख रहे हैं 30-40% पेशेंट ठीक हो रहे हैं, तो उनमें क्या होता है, संक्रमण इतना ज्यादा भीषण नहीं होता है। और जब क्योंकि भीषण नहीं, जैसे अगर कोई बॉर्डर पे अटैक होता है और वो अटैक अगर दुश्मन बहुत बड़ी सेना लेके आ जाए तो जो हमारी छोटी सेना उसको कंट्रोल नहीं कर पाती है। और अगर दुश्मन की सेना कम है और हमारे जितने बॉर्डर पे BSF या हमारे सेनानी हैं तो वो उसको कंट्रोल कर ले जाते हैं। यही चीज आपके WBC की बात करें आप जी, ठीक है। तो अगर हाँ, तो ये बॉडी डेफिनेटली अगर संक्रमण कम होगा, वायरस, देखिए एंटीबॉडीज तभी प्रेजेंट होंगे जब वायरल या वो प्रोटीन शरीर में होगा। एक आखिरी सवाल है सर आपसे कि चाइना का जो ये दावा है उस पर हम कितना एतबार कर सकते हैं? देखिए, एतबार जिंदगी में क्या एतबार करना चाहिए? एतबार कभी भी नहीं, आशा रखनी चाहिए और आशा रखते हुए अगर वो रिजल्ट दिखाते हैं। देखिए, आजकल की जो मेडिकल फील्ड है वो एविडेंस बेस्ड है। अगर हम दावा कुछ करें, हम ये कहें हम चांद तारे तोड़ लाएंगे, ठीक है, एक्सपेक्टेशन रखिए, बट चांद तारे तोड़ के ला के दिखाइए। तो आज संसार एक्सेप्ट तभी करता है जब वो चीज जो है क्लिनिकल एविडेंस बेस्ड है। वी शुड वेट फॉर, हो सकता है उसमें सच्चाई हो, वो कर रहे हैं, तो आशावान होने में हमारा नुकसान क्या? ठीक है, आपने वो पॉजिटिविटी देखा। बिल्कुल ठीक करें, बिल्कुल ठीक करें, आशावान होने में हमें कोई नुकसान नहीं है। ठीक है डॉक्टर साहब। हाँ, आकाश राज जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? दीप जी, मैं पहले भी ये कहना चाह रहा था और बार बार ये कह रहा हूँ कि जब तक वैक्सीन हम लोगों को नहीं मिलती है, जो भी इंस्ट्रक्शन चाहे मेडिकल साइंस के लोग दे रहे हैं या सरकारें दे रही हैं, उसको हम सबको फॉलो करना होगा। और WHO की बात हो रही थी प्रदीप जी, तो एक खुशखबरी भारत के लिए ये भी है कि 22 तारीख को WHO के चेयरमैन के रूप में देश के स्वास्थ्य मंत्री जी पद ग्रहण करेंगे। तो जो चीजें, जो कमियां या जो बात जिसपे कई प्रकार के सवाल उठ रहे थे उनसे भी निजात मिलेगी। और चाइना की जो भी बात है प्रदीप जी, चाइना की बात पे मुझे नहीं लगता कि भारत ही नहीं पूरे विश्व में शायद ही कोई ऐसा देश हो पाकिस्तान को छोड़ के जो चाइना की बातों पे भरोसा करेगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं उन सभी मेडिकल ऑफिसर्स को या मेडिकल साइंस के लोगों को धन्यवाद दूंगा जो लोग लगे हुए हैं कि जल्दी से जल्दी वैक्सीन तैयार हो। और मेरी एक ये भी कामना होगी कि
ये वैक्सीन सबसे पहले भारत तैयार हाँ करेगा। बिल्कुल ठीक। अनिल झा साहब जल्दी से 40 सेकंड में अपना लास्ट रिएक्शन। सर प्रदीप जी, मेरा यही कहना है कि जो लोग काफ़ी सारे देश इसको वैक्सीन को विकसित करने में लगे हुए हैं और इसमें कामयाबी सबसे पहले किसको मिलती है ये तो भविष्य का विषय है। हम लोगों को चीन के मामले में बहुत ज़्यादा निर्भर नहीं होना चाहिए और ना ही इन पे विश्वास करना चाहिए, खास करके आज के सिनेरियो में। आज ही आप देखिए कि उन्होंने नेपाल को हिंदुस्तान के खिलाफ करना शुरू कर दिया है। तो मेरा ये मानना है और मेरा गुजारिश भी है देश के लोगों से कि इस समय जो स्वास्थ्य विभाग हिंदुस्तान बात पहले भी इनकी पीपीई किट खराब उतर चुकी है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं वही कह रहा हूँ। ठीक है अनिल जी, समय इतना ही था, बहुत शुक्रिया, आप बने रहिए हमारे और साथ। दूसरा आपके माध्यम से मैं एक बार फिर मैं ये कहूंगा अंत में कि हमारे देश के जो डॉक्टर्स हैं बहुत काबिल डॉक्टर हैं और भारत भी इस दवाई वैक्सीन के लिए पूरा प्रयास कर रहा है, लेकिन मुझे अपने हेल्थ सिस्टम को और अच्छा करना होगा और जो 130 करोड़ जनता हमारे देश की है वो उसको तभी पूरा तरीके से हम जब अपने स्वास्थ्य पूरी प्रणाली को मजबूत कर लेंगे और हमारे यहाँ आयुर्वेदिक पद्धति है, होम्योपैथिक पद्धति है, हमारे यहाँ जो है इसको भी हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ाएं और आयुष जो हमारा है और इसके उस पर भी हम काम करें। जरूरी नहीं है कि हम जो है वैक्सीन अमेरिका डेवलप कर लेगा, चांद तारे तोड़ लाएगा, चाइना तोड़ लाएगा, भारत भी ये काम कर सकता है। भारत के डॉक्टर सक्षम है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का, बहुत शुक्रिया इस चर्चा में भाग लेने के लिए और अपना अमूल्य विचार रखने के लिए। तो बड़ी बात यही है कि वैक्सीन बनाने को लेकर के जो चर्चाएं चल रही हैं वो अलग है और अपनी जगह पर है। कई जगह ट्रायल फेल हुए हैं तो कई जगह अच्छे ट्रायल आ रहे हैं और जो पेंटागन की चिंता है, जो वहां से मेमो लीक हुआ है, वो उसने भी और भी चिंता बढ़ा दी। लेकिन इस बीच चाइना से जो अच्छी खबर आ रही है ये अलग बात है कि उस पर एतबार नहीं किया जा सकता। लेकिन फिलहाल जो खबर आ रही है वो ये कि उसने वो दवा बनाने के करीब पास पहुंच चुका है और कमिंग ठंडक से पहले ये दवा आम लोगों तक पहुंचा देगा। अगर चाइना इस तरह से कर पाता है तो चाहे कोई भी देश हो तो, लेकिन ये हमारे देश के लिए बल्कि पूरे विश्व के लिए एक अच्छी खबर होगी। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, आप हमें दीजिए इजाजत और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। गोल्डी मसाले जहाँ भी जाए रिश्ते बनाए। गोल्ड मसाले।